नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री बिहार विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, जिसके बाद वहां का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, जैसा कि बिहार में चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए कैपिटल टीवी की टीम तो वहां जा ही रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पीएम मोदी का वहां एंट्री करना एनडीए को क्या उससे हासिल होगा? देखिए, हम लोग पूरी की पूरी टीम बिहार जा रहे हैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि दरअसल वहाँ आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली में बैठ के कई चीज़ों को समझा नहीं जा सकता है और आपको भी समझने में दिक्कत होती है। तो हमने इस बार फैसला किया है कि पूरी की पूरी टीम हम लोग वहाँ जाएंगे। हमारे सारे प्रोग्राम्स वहीं ग्राउंड ज़ीरो से जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हम लोगों ने तैयारी की है। तो आप भी हमारे साथ चल रही हैं वहाँ पे, जहाँ से हम लोग लगातार बिहार का बादशाह और ब्लैक एंड वाइट वगैरह करते रहेंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी का इस समय प्रचार करना, वो एनडीए के लिए एक अमृत की तरह काम कर रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था किस तरीके से तेजस्वी यादव की रैलियों में लगातार भीड़ जो है बढ़ती जा रही थी और ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल एक मोमेंटम वो गेन करते जा रहे हैं महागठबंधन के लोग। और चूंकि वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही है, लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, इस वजह से एक ग्राफ एनडीए का वो स्लो डाउन थोड़ा नीचा होता हुआ वो दिख रहा था। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अपनी पॉपुलैरिटी के सबसे निचले पायदान में है इस वक्त। उनकी रेटिंग, जब हमने भी जो चुनावी सर्वे हमने कैपिटल टीवी से हमने किया था, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो मात्र 33-34% के आसपास थी। वो धीरे धीरे खिसक रहा है, जबकि नीतीश कुमार हमेशा 50% के प्लस उनकी पॉपुलैरिटी एज ए चीफ मिनिस्टर वो रहा करती थी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये चुनाव बाकायदा पोजीशन था कि एक तरफ महागठबंधन है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और एक तरफ एनडीए है जो ग्राउंड को लूज करते हुए नजर आ रही थी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं तो एक माहौल में बिल्कुल परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्या सिर्फ मोदी के भाषण से हुआ, उनकी पर्सनैलिटी से हुआ? तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी 3 दिन के लिए बिहार में था। लोग अजीबोगरीब आस्था है प्रधानमंत्री मोदी में। ये दिल्ली में लोगों को समझ में नहीं आता कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वोट देते समय उनके सामने कई सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे लोकल उम्मीदवार कौन है, गठबंधन में अब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो उसकी कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, जेडीयू का उम्मीदवार है या वीआईपी का उम्मीदवार है या हम पार्टी का उम्मीदवार है, तो क्या वो उसी जज्बे से काम कर रहा है? जहां जहां जेडीयू थी वहां वहां चूंकि एक माहौल नीतीश कुमार के खिलाफ बना हुआ है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा वो साफ साफ वहां पे झलक रही थी। अब प्रधानमंत्री के आने के बाद उन्होंने जो सबसे रिमार्केबल, और जब प्रधानमंत्री के भाषण में कोई बातें आ जाती हैं तो आप समझिए कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर वहाँ है उस चीज़ को लेकर के, जिसका निवारण प्रधानमंत्री अपने भाषण के द्वारा उन्होंने क्या बात कही जो सबसे। मनीष जी, एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि जो रैली आज पीएम मोदी की वहां हुई, वहां जो भाषण उन्होंने दिए उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं पॉइंट में बता रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी का आज है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के काडर से कि ये एनडीए के जहां जहां उम्मीदवार हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह समर्पित होकर के काम करना है। इस तरह का इशारा देने की जरूरत क्यों पड़ी? जो मैं बता रहा था कि जो निराश हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत सारे लीडर्स को टिकट नहीं मिला, बहुत सारी जगहों पे वो एलजेपी के साथ चले गए, तो उनके लिए आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया, तो उससे
बीजेपी संगठन के अंदर भी एक क्लैरिटी हो गया कि अब जहाँ जहाँ बीजेपी समर्थित इस एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उन्हें जी जान लगाना है। एक दूसरा, एक ऑथेंटिक लीडर है प्रधानमंत्री मोदी। अब उधर से कई सारे सवाल जवाब किए जा रहे थे गठबंधन की तरफ से। नीतीश कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो नौकरी देने की जो बात कही जा रही है ये तो घोटालेबाज लोग हैं। अच्छा, बिहार के मस्तिष्क, वहां के लोगों के दिमाग में तो बात बहुत ही क्लियर है कि नौकरी के नाम पे वहां जो घोटाले होते हैं वो तो बहुत जबरदस्त होते हैं। किसी को बिना पैसे दिए हुए किसी को नौकरी नहीं मिलती थी लालू प्रसाद की याद के राज में। एक जंगल राज, उन्होंने सारी चीज़ों को गिनाया है। और इसलिए एक जो माहौल बदलने की जो बात आपने कही, तो उसका एक असर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एनडीए का जो पॉपुलैरिटी, उसकी जो ज़मीन खिसक रही थी, वो फिलहाल थम गई है और उसे एक पुश मिला है। और इन सब सवालों का जवाब, प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन का जवाब देने के लिए विपक्ष में कोई लीडर नहीं है। अगर आज लालू प्रसाद यादव कैंपेन कर रहे होते तो ज़रूर एक बहुत अच्छा टसल देखने को मिलता, अच्छा जवाबी कार्रवाई महागठबंधन की तरफ से देखने को मिलती। लेकिन महागठबंधन की तरफ जो लीडर्स हैं वो इतने बौने हैं इन लोगों के सामने, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हैं, कि वो उस तरह के प्रहार का जवाब वो देने में असमर्थ है। लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन में ना होना तो माइनस पॉइंट है ही। उसके साथ ही जिस तरह से रैली आज की गई और उसमें जो जो भाषण पीएम मोदी ने दिए, उसके बाद एक बात तो ये नजर आ रही है कि सारे मुद्दे एक तरफ हो गए और पीएम मोदी खुद एक मुद्दा बनकर अब विपक्ष के सामने खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का जाना, प्रधानमंत्री का भाषण देना, प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं, वो वोट मांगने के लिए बिहार में आ रहे हैं, तो उनके सिर्फ खड़े होने से कई सारी चीज़ें आम जनता के दिमाग में वो घूमने लगती हैं। जैसे 2019 के चुनाव के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है बड़े राज्य में। अब उसके बाद क्या क्या उन्होंने किया, अचानक से लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आर्टिकल 370, उनके दिमाग में आता है कि भाई CEA, उनके दिमाग में आता है कि भाई NRC के लिए लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार मोदी सरकार ने किए हैं, वो बाकायदा लोगों के मेमोरी को रिफ्रेश कर देता है। अब जिनके घर में बाथरूम बनाया गया, जिनकी जो कच्चे मकान थे वो पक्का हो गया, वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके फिर वो डिगेगा नहीं, फिर वो किसी तरह की चीज़ों में। तो ये असर होता है कि जब आप एक बड़े, आप देखिए बीजेपी के जो मैनिफेस्टो डाला गया, ये तो अलग बात है, मुझे समझ भी नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का मिस्टेक कैसे कर सकती है। बिहार में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे घोषणा पत्र जो है उसको पढ़ने के लिए ऐसे लीडर को चुन लिया जाता है जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती, हिंदी बोलते भी है टूटी फूटी हिंदी जो बिहार के लोग समझ नहीं पाते। तो भारतीय जनता पार्टी के में भी वो सारे कुछ स्ट्रेटजिक कुछ मिस्टेक जो है वो उनके तरफ से भी हो रहा है। वहाँ पे तो आपको किसी ऐसे तेज तर्रार हिंदी बोलने वाले लीडर को सामने रखना चाहिए। कई सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो पता नहीं क्यों सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे रैलियाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। लेकिन ये सारी खामियां वो पूरी हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मैदान में जाकर के अपना कमान संभाल लेते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर, जिसको आप कह रहे हैं कि जो अभी बहुत ही क्लैरिटी नहीं था, तो आज एक आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज के लिए बीजेपी को एक रामबाण, एक अमृत जो है वो मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को और भी बिहार में रैली करने की ज़रूरत है, खास करके नदन नॉर्थ बिहार में। उनका अगला कार्यक्रम जो है 27 तारीख का, वो दरभंगा भी जाएंगे और भी कई जगहों पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको और भी ज़्यादा बिहार में, क्योंकि चुनाव जो है वो टफ होता चला जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री के बगैर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव कंफर्टेबल तरीके से जीतने में वो उनका कैंपेन जो है बहुत मददगार साबित होगा।
जी, प्रधानमंत्री मोदी की रैली करने से बिहार में बीजेपी एक तरीके से ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो रैली प्रधानमंत्री ने आज की है, उसके अंदर क्या पोस्ट अलायंस के कोई संकेत दिखाई दिए? देखिए, पोस्ट अलायंस की तो बात अभी करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि जिस तरह के सर्वेज नज़र आ रहे हैं, जब जो अनुमान, जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं, हम लोग भी वहाँ चलेंगे, हमें भी मालूम चलेगा कि भाई जो सर्वे हम लोगों ने किया था, जो सर्वे बाकी लोग भी जो कर रहे हैं, उसमें और आज की स्थिति में क्या फ़र्क आया है। क्या लोग जो है नीतीश कुमार से इतने नाराज़ हैं कि वो आरजेडी को वोट दे देंगे। कई सारे सवाल हैं, कई सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर जो है हम लोगों को ग्राउंड में पता चलेगा। लेकिन जो आपने जो सवाल किया है पोस्ट पोल अलायंस, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा घातक जो है स्थिति बन जाएगा अगर उसकी स्थिति पैदा होती हो। तो ये स्थिति पैदा कब होगी? ये तब होगी जब जो बड़ी बड़ी पार्टियां, इससे बीजेपी और जेडीयू, ये जो एनडीए अलायंस है, उसको क्लियर कट बहुत ज़्यादा मार्जिन से वोट नहीं आता है। मतलब ये समझ लीजिए कि टच एंड गो का मसला रहा, तब तो वहाँ कई सारे गठबंधन हैं। ओवैसी का अलग गठबंधन है, वहाँ पे पप्पू यादव का एक अलग गठबंधन है, वो भी बहुत डेंट कर रहे हैं, वो अच्छा प्रचार प्रसार उनका हो रहा है, उनके उम्मीदवार हर जगह पे अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग फैक्टर है। फिर जेडीयू वीक पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे गठबंधन हैं, अगर क्लियर कट फैसला बिहार की जनता नहीं देती है तो वहाँ पे चुनाव के बाद फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फिर जिस हिसाब से वहाँ पे खरीद बिक्री होगी और जिस तरह से सरकार बनेगी, वो सरकार ज़्यादा दिन तक तो टिकेगी नहीं, बल्कि बिहार वापस उसी जगह पहुँच जाएगा जहाँ 15 साल पहले था। तो ये बिहार की जनता को फैसला करना है कि वो किसी को भी वोट दे, चाहे वो इधर दे या उधर दे, लेकिन मजबूती के साथ एक गठबंधन को पूरी तरीके से बहुमत दे करके बाकायदा एक जो कह सकते हैं कि सॉलिड मैंडेट के साथ सरकार बनाए, ये बिहार की जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले एलजेपी ने भी एनडीए को चुनौती दे दी थी, उसके बाद अब जो पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू के जो बिगड़ते हालात एक तरीके से आपने बताए हैं यहाँ पर, क्या पीएम मोदी अंत में उन हालातों को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, पीछे आरएसएस का पूरा संगठन काम करता है। तो जब आपके संगठन मजबूत होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट सिर्फ बीजेपी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन की जो कार्य प्रणाली है वो सॉलिड है और क्लैरिटी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो ये इस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, जो विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, बागी बन जाते हैं, तो उस तरह की पार्टियां बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होती हैं। लेकिन जहां पार्टी डिसिप्लिन ना हो, पार्टी संगठन ना हो, पार्टी संगठन में कोई चुना हुआ बड़ा लीडर ना हो, कई सारे उसमें अगर लीडर पैदा हो गए हों, कई सारे गुट बने हुए हों, तो उन पार्टियों को इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। बिहार में एलजेपी एक अलग एंटिटी है, रामविलास पासवान एक बड़े लीडर थे, उनके नाम पे एलजेपी एक अलग ढंग से चुनाव लड़ रही है। उनकी समस्या नीतीश कुमार से है, वो ज़्यादा सीटें चाहते थे, नीतीश कुमार ज़्यादा सीट देने के लिए वो राज़ी नहीं हो रहे थे, इसलिए वो एनडीए गठबंधन सिर्फ बिहार में, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में भी अपने रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा ज़रूर हुई है। हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, एलजेपी ज़्यादा सीटें तो नहीं जीत पाएंगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को कई कंस्टिट्यूंसी में नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ज़रूर है। तो मनीष जी, यानी कि अब पहले चरण में कुछ ही दिन बाकी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने के लिए बाहर आएँ। आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।